सेल साइकिल मीन्स सेल जो कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। सेल साइकिल को हम कोशिका चक्र भी कहते हैं, यानी जो सेल डिवीज़न है उसके थ्रू जो किस तरह से पूरी बॉडी के अंदर हमारी जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो किस तरह से मेंटेन होता है, उस डिवीज़न को और पूरे रेगुलेशन को हम कहें एक तरह से हम सेल साइकिल कहते हैं। क्योंकि डिवीज़न से पहले जो सेल के अंदर किस तरह के चेंजेस आने हैं वो सब जो है किस तरह से कंप्लीट होंगे, वो सब जो प्रोसेस है वो तो कंप्लीट प्रोसेस जो है वो हमारी कहलाती है सेल साइकिल। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी फर्स्ट ईयर की सीरीज़ में जो टॉपिक कंटिन्यू कर रही हूँ दैट इज़ सेल साइकिल। लेट्स बिगिन टूडेज टॉपिक सेल साइकिल, जिसे हम हिंदी में कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका चक्र मतलब जैसे कि आपको पता है कि हमारी बॉडी जो है पूरी जो फॉर्म है वो सेल्स से बनी हुई है। सेल्स जो दैट इज़ यूनिट ऑफ लाइफ जो कि कंप्लीट होता है एक सेल के द्वारा। एक सेल के जो है वो डिवाइड करती है, तब जो है हमारी एक सेल साइकिल जो है कंप्लीट होती है। तो उसके अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। तो सेल, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सेल है क्या। सेल इज़ ए यूनिट ऑफ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। तो दैट इज़ बेसिक यूनिट। आपने जैसे मैं आपको पहले भी मेरे जो वीडियोस अपलोड हुए हैं उसमें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो एनिमल्स हैं वो यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर तक होते हैं। तो क्योंकि बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, एक ह्यूमन बॉडी या किसी भी एनिमल बॉडी की जब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वहाँ सेल्स जो हैं वो कंटिन्यूली डिवाइड करती हैं। या हम कहें लाइफ की जो कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए सेल डिवीज़न इज़ ए इम्पॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि जब तक सेल डिवाइड नहीं करेगी गैमीट नहीं बनेंगे, गैमीट्स नहीं बनेंगे मीन्स युग्मक नहीं बनेंगे, युग्मक नहीं बनेंगे तो उनका जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा, और जाइगोट नहीं बनेगा तो न्यू ऑर्गेन का फॉर्मेशन नहीं होगा। जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनके लिए मैं ये बात कह रही हूँ। जिनमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ तो बर्डिंग होती है, फिजन होता है, तो वहाँ भी सेल पहले ग्रो करती है। तो सेल साइकिल एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो है सेल डिवाइड करने से पहले उसके अंदर जो है कुछ चेंजेस आते हैं, या हम कहें कुछ प्रोसेसेस होती हैं जिनके थ्रू वो अपने कंटेंट को मेंटेन करती है। क्योंकि हमें पता है सेल जो है टाइम टू हर सेल का एक लाइफ स्पैन होता है, एक जीवन काल होता है। जैसे कि ह्यूमन का जीवन काल है उसी तरह सेल का भी एक जीवन काल होता है। तो वो उसके बाद जो है हमारी बॉडी की हर पार्ट की सेल जिनका जितना लाइफ स्पैन है उसके अकॉर्डिंग वो रिप्लेस होती रहती हैं। तो जब सेल रिप्लेस होती है मीन्स नई सेल्स भी बनती हैं। या बच्चे जो बच्चा है, हम न्यूबॉर्न बेबी आप देखते हैं बहुत छोटा होता है, लेकिन जब वो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है तो वहाँ पर क्या है सेल्स जो है वो डिवाइड करके न्यू सेल्स फॉर्म करती हैं। जाइगोट से जैसे कि आप देखते हैं पूरा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है, जबकि उसको हम क्लीवेज बोलते हैं। वो थोड़ा सा सेल डिवीज़न से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट अल्टीमेटली जो है ग्रोथ के लिए जो है सेल डिवीज़न होना कंपलसरी है। अदरवाइज जो है सेल जो है बॉडी की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ेंगे तो ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो सेल्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है पूरी हमारी लाइफ के अंदर। सारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटी हैं वो सेल के अंदर कंप्लीट होती है, मीन्स जितनी भी मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं। तो सेल का जैसे रिप्लेसमेंट होता है, मैंने कहा एक लाइफ स्पैन कंप्लीट हो, तो उसके लिए जो है जो पूरी एक साइकिल है उसे हम कहते हैं सेल साइकिल, कोशिका चक्र। तो सबसे पहले जो टर्म दिया था या हम कहें जो ये बताया था कि सेल जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है, मीन्स जो एक प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब पहले से जो सेल है वो डिवाइड करके एक नई सेल का फॉर्मेशन करती है। इसके बारे में हम सबसे पहले जो है रुडोल्फ विर्चो ने 1858 के अंदर डिस्क्राइब किया था, जिसमें उन्होंने जहाँ एक बुक है उनकी ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसके अंदर उन्होंने बताया था न्यू सेल अराइज बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। मीन्स जो नई कोशिका का निर्माण होता है वो प्री एग्जिस्टिंग पहले से जो एक कोशिका है वो डिवाइड करके बनाती है। तो ये हम सोच सकते हैं कि सेल यदि लगातार डिवाइड करती रहे तो एक दिन तो उसकी एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो डिवाइड कर करके इतनी छोटी होती चली जाएगी और जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी डिवाइड होते चले जाएंगे, तो उसकी कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगी। तो इसको मेंटेन करने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए जो है सेल के जो है सेल साइकिल जो है
प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो सेल है अपने जो कंटेंट्स हैं उनका रेप्लिकेशन करती है, द्विगुणन करती है, मल्टीप्लाई करती है, नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो उसके अंदर उनका नंबर बढ़ाती है, यानी कि क्वांटिटी इंक्रीज होती है, सेल का साइज चेंज होता है। तो इस तरह से पूरी एक सेल साइकिल के द्वारा वो अपना जो पूरी एक्टिविटीज़ हैं या पूरा एक जो सेल का जो कंटेंट हैं उनको सबको रेगुलेट करती है। तो सेल साइकिल को जो है हमने 2 फेज़ में डिवाइड किया है, इंटरफेस और माइटोटिक फेज़, जिसे हम एम फेज़ भी कहते हैं और डी फेज़ भी कहते हैं। इंटरफेस लॉन्ग अनडिवाइडिंग स्टेट, मतलब वो फेज़ जिसके अंदर सेल डिवाइड नहीं करती है, जो ड्यूरेशन है काफ़ी लॉन्ग होता है। मीन्स जैसे मैंने कहा किसी भी सेल का जो लाइफ स्पेन 100 डेज है तो उसको 100 डेज बाद जो है रिप्लेस करनी है, तो वो ड्यूरेशन अलग अलग होता है। बट इंटरफेस जो है कंपेरेटिव टू एम फेज़ काफ़ी बड़ा होता है। तो लेकिन यहाँ पर कोई डिवीज़न नहीं होता। बट माइटोटिक फेज शॉर्ट डिवाइडिंग स्टेट, जो माइटोटिक फेज है उसके अंदर सेल जो है वो डिवाइड करती है और फिर नई सेल जो है वो फॉर्म होती है। इंटरफेज को अगेन जो है 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। मैंने यहाँ एक डायग्राम से भी इस चीज़ को, सेल साइकिल को रिप्रेजेंट किया है। आप देख सकते हैं इसमें ये एम फेज है, बाकी जो पूरा है यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा दैट इज़ इंटरफेज। और इंटरफेज को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया है, G1, S और G2। मतलब हर G1 फेज के बाद S फेज आएगा, S के बाद G2 आएगा, देन M फेज एंड देन अगेन G1 फेज। इस तरह से जो सेल साइकिल है वो चलती रहती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ जो है इनके और भी नाम हैं वो मैंने यहाँ पर बताए हैं। जैसे हमने जो G1 फेज है उसको G1 फेज के अलावा गैप 1 मीन्स, क्योंकि एक गैप होता है जो माइटोसिस होती है, 2 माइटोटिक डिवीजन के बीच का गैप है, इसलिए गैप 1, क्योंकि फर्स्ट गैप है ये। फिर पोस्ट माइटोटिक, क्योंकि माइटोसिस के तुरंत बाद होता है ये वाला डिवीज़न, ये जो फेज़ आता है, इसीलिए हम इसे पोस्ट माइटोटिक फेज़ भी कहते हैं। और इसे प्री सिंथेटिक फेज़ भी कहते हैं। प्री सिंथेटिक इसलिए क्योंकि सिंथेटिक फेज़ से जस्ट पहले आ रहा है, इसलिए ये प्री सिंथेटिक भी हो गया। पोस्ट माइटोटिक, प्री सिंथेटिक एंड फर्स्ट ग्रोथ फेज़। और फर्स्ट ग्रोथ फेज़ क्योंकि इनको जो G1 और G2 नाम दिए गए हैं वो ग्रोथ से ही दिए गए हैं, मीन्स जो है यहाँ पर ग्रोथ होती है। इसे हम फर्स्ट G1 फेज़ को फर्स्ट ग्रोथ फेज़, पोस्ट माइटोटिक फेज़, प्री सिंथेटिक फेज़ और गैप 1 फेज़ के नाम से जानते हैं। G1 फेज़ है उसका जो ड्यूरेशन होता है अप्रॉक्सीमेटली 10 आवर्स, मतलब इस फेज़ को कंप्लीट होने में लगभग 10 आवर्स लगते हैं। इसके बाद S फेज़ या सिंथेटिक फेज़ जिसका ड्यूरेशन 6 to 8 आवर्स है, इसको हम केवल सिंथेटिक फेज़ के नाम से ही जानते हैं। उसके बाद हम जो है G2 फेज़ की बात करें तो G2 फेज़ को हम G2 फेज़ के अलावा गैप 2 फेज़, इसके अलावा पोस्ट सिंथेटिक फेज़, आप देख सकते हैं पोस्ट सिंथेटिक फेज़, प्री माइटोटिक फेज़ क्योंकि इसके तुरंत बाद माइटोटिक फेज़ आएगा तो प्री माइटोटिक फेज़ और सेकंड ग्रोथ फेज़, इन नामों से इसको हम जानते हैं। क्योंकि ये जो पूरा फेज़ है इसके अंदर ग्रोथ, पूरी जो सेल है वो ग्रोथ करती है और जो माइटोटिक फेज़ है वहाँ पर डिवाइड करती है। तो इस तरह से जो सेल साइकिल है उसको डिवाइड किया गया है और इसका ड्यूरेशन जो है 2 to 5 आवर्स का होता है। अब इन तीनों फेज़ के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, किस तरह से, क्योंकि माइटोटिक फेज़ को अगेन हम जो है वो सेल डिवीज़न वाला पार्ट है उसके अंदर कंटिन्यू करेंगे कि सेल डिवीज़न जो है कितने टाइप के होते हैं। तो आपने 3 टाइप के सेल डिवीज़न पढ़े होंगे, एमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। एमाइटोसिस मीन्स असूत्री विभाजन, माइटोसिस समसूत्री विभाजन और मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन। तो इस तरह की, तो उनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे यहाँ पर जो ये तीनों फेज़ हैं, इन फेज़ में सेल अपने आप को किस तरह प्रिपेयर करती है डिवीज़न के लिए या एम फेज़ में एंटर करने के लिए। नाउ G1 फेज़ के अंदर हम देखें किस तरह के चेंजेस आते हैं। इंक्रीज इन दी सेल साइज ड्यू टू हाई रेट ऑफ बायोसिंथेसिस, क्योंकि सेल का साइज जो है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत तरह की जो है बायोसिंथेसिस, जैव संश्लेषण होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम यह क्या वो सिंथेसिस होती हैं उनके बारे में हम देखेंगे। पूलिंग ऑफ अमीनो एसिड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड जो हैं वो आपस में चेन बनाकर प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स यहाँ पर फॉर्म होती हैं जिनका रिक्वायरमेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के फॉर्मेशन में, या हम कहें DNA की सिंथेसिस के लिए, अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए, न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन है उन सब के लिए रिक्वायर्ड रहती है।
पूलिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। इसी तरह न्यूक्लियोटाइड्स भी वो चेन बनाते हैं जो डीएनए और आरएनए, क्योंकि डीएनए और आरएनए का यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो फ़र्क इतना है कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन उसके ऊपर जो आप देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स के डीएनए का सिंथेसिस के लिए और आरएनए की सिंथेसिस के लिए जो न्यूक्लियोटाइड्स की ज़रूरत होती है, जब तक ये जो है अरेंज नहीं होंगे तब तक डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स एंड एनर्जी मॉलिक्यूल्स टू अनजिप एंड सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे एंजाइम्स, जैसे डीएनए की सिंथेसिस होती है तो नंबर ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं। हेलिकेज है, लाइगेज है, पॉलीमरेज है, डिफरेंट एंजाइम्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो जितनी भी बायोसिंथेसिस होती हैं उन सब के लिए जो है एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोई भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो इसके लिए वहाँ पर बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं उनकी भी सिंथेसिस होती है। इसके अलावा एनर्जी मॉलिक्यूल्स, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द कंप्लीशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेसेस। तो कुछ प्रोसेस जिनके लिए रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी, तो उसके लिए जैसे मॉलिक्यूल्स टू अनजिप एंड सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। क्योंकि जब डीएनए मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है तो सबसे पहले जो मॉलिक्यूल है हम देखें, क्योंकि हमको पता है डीएनए मॉलिक्यूल को हम देखते हैं तो हमें डीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम इस तरह से बनाते हैं, डबल हेलिक्स मॉडल जो बनाते हैं। उसके लिए यदि इसकी सिंथेसिस होनी है तो पहले दोनों जो थ्रेड्स हैं उनको सेपरेट होना कंपलसरी है। जब वो दोनों सेपरेट होंगे तो इसको जो सेपरेट होने की जो प्रोसेस है दैट इज़ अनजिपिंग, उसको हम बोलते हैं अनजिप। तो अनजिप होते हैं एंड सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। जब वो अनजिप होंगे तब दोनों ही जो ये हेलिक्स हैं वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री जो हैं, पूरक जो हेलिक्स हैं उनका फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से जो है डीएनए की सिंथेसिस होती है। बट नो चेंज इन डीएनए क्वांटिटी। लेकिन अभी तक इस स्टेज में डीएनए की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होता। मीन्स डीएनए के लिए अनजिपिंग हो जाएगी, सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, बट पूरे जो डीएनए का फॉर्मेशन है वो प्रॉपर नहीं होता। तो इसीलिए डीएनए की क्वांटिटी जो है वो यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं होती। इसके अलावा क्रोमोसोम्स आर फुली एक्सटेंडेड। और जो क्योंकि मेनली जो देखा जाए, क्योंकि जो सिंथेसिस है वो डीएनए मॉलिक्यूल्स की मेनली जो है सिंथेटिक फेज में होती है, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो हम देखें तो वो सिंथेटिक फेज में होता है। तो यहाँ पर जो उसके लिए जो अनजिपिंग है मेन, जिससे जो पूरे जो हेलिक्स है वो खुलकर सेपरेट होकर पूरे एक स्ट्रैंड की फॉर्म में आ जाते हैं, फुली एक्सटेंडेड फॉर्म में आ जाते हैं। तो उनकी पूरी अनजिपिंग यहाँ पर हो जाती है। अब बात करें एस फेज़ या सिंथेटिक फेज़ की, तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है। मींस जो मैंने ये प्रोसेस बताई, क्योंकि अनजिपिंग हो गई उसके बाद वहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए उनका फॉर्मेशन होगा। सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड एमआरएनए। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए आपको पता है कोडोन्स ले जाने का काम करता है, तो एमआरएनए की सिंथेसिस होती है। और हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो कि डीएनए की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होती हैं वो उनका भी सिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है। सेल बिकम टेट्राप्लॉइड। अब सेल जो है वो टेट्राप्लॉइड हो जाती है। अभी तक डिप्लॉइड थी, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, बट यहाँ पर उन्होंने अपने जो सेपरेट हो गए फिर से कॉम्प्लीमेंट्री बना लिए, तो अब आपको पता है 2 से 4 हो गए, तो मीन्स टेट्राप्लॉइड हो गए। तो यहाँ पर जो डुप्लीकेशन होने की वजह से या रेप्लिकेशन होने की वजह से जो है जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो 4n हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोसोम्स, नए न्यूक्लियोसोम्स फॉर्म होते हैं। वंस द एस फेज बिगिन सेल मस्ट अंडरगो माइटोसिस। यदि एक बार एस फेज स्टार्ट हो जाता है तो ये कंपलसरी है कि सेल जो है माइटोटिक डिवीजन के अंदर एंटर करेगी ही करेगी, क्योंकि टेट्राप्लॉइड जो है वो सेल एज इट इज़ नहीं रह सकती, उसको वो डिवाइड करना है, वो नई सेल 2 सेल बनाना है, इसलिए वो टेट्राप्लॉइड हुई है। तो सेल डिवीज़न वहाँ कंपलसरी है। तो इसीलिए जब एक बार सिंथेटिक फेज के अंदर टेट्राप्लॉइड बन जाते हैं तो सेल जो है उसके बाद फाइनली जो है वो माइटोटिक डिवीज़न या एम फेज में एंटर करती ही करती है। अब बात करते हैं G2 फेज। तो G2 फेज के अंदर जो चेंजेस आते हैं, इंक्रीज इन न्यूक्लियर मटेरियल, जो नाभिकीय पदार्थ है मीन्स डीएनए कंटेंट हैं और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो सभी जो है तो उसकी जो क्वांटिटी है उसमें इंक्रीज़ होता है। उसका सिंथेसिस ऑफ स्पिंडल प्रोटीन, स्पिंडल प्रोटीन्स का जो है फॉर्मेशन होता है, क्योंकि सेल
G2 फेज़ के बाद M फेज़ के अंदर एंटर करती है, मीन्स माइटोटिक डिवीज़न में एंटर करती है। माइटोटिक डिवीज़न होता है जहाँ पर आपको पता है कि जब हम से मेटाफेज़ प्लेट बनती है और यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो माइटोटिक एपरेटस फॉर्म करते हैं, और जो सेल्स हैं वहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर पर अरेंज हो जाते हैं। तो प्रोटीन फाइबर्स ही हैं जो इनके थ्रू जो है वो क्रोमोसोम्स अटैच रहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स, तीनों टाइप आपको पता है जो आरएनए है वो 3 टाइप्स के होते हैं, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए, मींस मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। तो वो तीनों टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर एम फेज, माइटोटिक फेज में एंट्री के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए जो एनर्जी स्टोर की जाती है एटीपी के फॉर्म में, और मतलब तो उसका सिंथेसिस भी होता है और स्टोरेज, दोनों ही चीज़ें की जाती हैं फ्यूचर के लिए। डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, अभी डीएनए का डुप्लीकेशन तो सिंथेटिक फेज में हो गया, लेकिन अभी जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनका भी डुप्लीकेशन होना है, क्योंकि जब वो डिवाइड करेगी तो इक्वली जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, इसलिए जो नंबर सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी अपना जो नंबर है वो डबल करते हैं या वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेल जो डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, उसके बाद रिपेयरिंग ऑफ डैमेज डीएनए, जो भी डीएनए इस दौरान जो है चेंजेस जब आ रहे हैं मीन सिंथेटिक फेज और G1 फेज, G2 फेज में तो कोई भी डैमेज हुआ है तो उनकी भी रिपेयरिंग हो जाती है। मेम्ब्रेन्स आर असेंबल्ड एंड स्टोर्ड इन स्मॉल वेसिकल्स, डिफरेंट मेम्ब्रेन जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल ऑर्गेनेल्स की वो एक जो है उन सब की सिंथेसिस हो जाती है और एक बेसिकली एक छोटी सी थैलीनुमा संरचना के अंदर वो एनक्लोज पड़ी रहती हैं। प्रोटीन फॉर कंडेंसेशन ऑफ डीएनए एंड इनिशिएशन माइटोसिस आर फॉर्म्ड, यहाँ पर जो प्रोटीन्स बनती हैं वो इनसे डीएनए का कंडेंसेशन मीन्स फिर संघनन आपस में जो है वो फिर से कॉइलिंग करना शुरू कर देते हैं, तो प्रोटीन्स का जो है कंडेंसेशन होता है और इनिशिएशन माइटोसिस आर फॉर्म्ड, और जो माइटोसिस की स्टार्टिंग के लिए इनिशिएट करने के लिए जो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होती हैं उनका भी यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। इतनी सारी प्रोसेस होने के बाद सेल एंटर करती है एम फेज के अंदर, मीन्स माइटोटिक डिवीज़न के लिए। तो सेपरेट अब जो माइटोटिक डिवीज़न के अंदर हम डिटेल स्टडी तो उसके डिफरेंट फेजेस को जो है वो जब मैं माइटोटिक डिवीज़न का वीडियो कंटिन्यू करूँगी उसमें बताऊँगी, बट मेन इवेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड देयर रीडिस्ट्रीब्यूशन इनटू डॉटर सेल्स, मतलब जो अभी सिंथेसिस क्योंकि टेट्राप्लॉइड हो गई एक तरह से सेल, तो वो जो सेल जो न्यूक्लियर मटेरियल है या हम कहें जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिवाइड करके जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं और डॉटर सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड देयर रीडिस्ट्रीब्यूशन इनटू डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स मीन्स पुत्री कोशिकाएं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स एंड मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स, और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स जो कि डुप्लीकेट किए थे यहाँ पर उनका भी रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, दोनों इक्वली जो डॉटर सेल्स हैं उनके अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स का जो है वहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है जो कि आगे उनके फ्यूचर में जिनकी रिक्वायरमेंट रहती है। द न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल्स आर डिप्लॉयड एंड कंटेन एग्जैक्ट सेम हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन एज पेरेंट सेल, और जो डॉटर सेल्स बनती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं क्योंकि टेट्राप्लॉइड थी हो गई थी सेल, वो अब 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, 2 सेल्स बन गई तो डिप्लॉयड, और जो उनकी हम इंफॉर्मेशन देखें हेरिडिटरी आनुवंशिक जो सूचनाएं हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रही हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली पेरेंट्स की तरह होती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही पेरेंट है, उससे जो या हम के जो सेल है एक सेल वो डिवाइड करके जो है वो नए क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन कर रही है। यहाँ पर कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, इंटरचेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि जो पेरेंट सेल है वो जो यहाँ डिफरेंट गैमीट्स के थ्रू नहीं हो रही है प्रोसेस। यदि गैमीट्स बनते हैं तब 2 डिफरेंट सेल्स जो हैं वो फ्यूज़ करती हैं, सिंगेमी होती है, तब जो है वहाँ पर जो चेंजेस आने की संभावना होती है जो हेरिडिटरी मटेरियल में। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक ही सेल है उसी से जो है वो डिवाइड करके नेक्स्ट जनरेशन में या नेक्स्ट न्यू सेल्स फॉर्मेशन कर रही है, तो यहाँ पर इसीलिए जो पेरेंट्स जो डॉटर सेल्स हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली पेरेंट सेल की तरह होती हैं। अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ साइकिल या रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, क्योंकि जब पूरी साइकिल जो उसको रेगुलेट कैसे किया जाता है, क्योंकि यदि जो सेल डिवीज़न है वो रेगुलेटेड नहीं हो मीन्स नियंत्रण में ना हो
तो आपको पता है यदि अनियंत्रित रहेगा तो जो बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ हैं उनके चांसेस हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता है जो कैंसर भी एक तरह का वहाँ पर जो है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है। तो कैंसर जैसी जो बीमारी उसी के कारण होती है। तो इसीलिए बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं वो एक रेगुलेटरी मैनर में चलती रहें तब तक तो बॉडी जो है हमारी ठीक रहती है, लेकिन उनमें कुछ डिक्रीज और इंक्रीज यानी घटना और बढ़ना दोनों ही जो है वो हार्मफुल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो रेगुलेशन है उसको दैट इज़ हम उन्हें बोलते हैं चेक पॉइंट्स। कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, मीन सेल डिवीज़न होना है नहीं होना है, कौन सी सेल्स के अंदर होना है कौन सी सेल्स के अंदर नहीं होना है, ये सब जो है वो डिसाइड करती है, बॉडी डिसाइड करती है या एज़ पर जो रेगुलेशन है उसके अंदर जो है इन सब चीज़ों को जो है रेगुलेट किया जाता है। तो जो चेक पॉइंट्स हैं वो दो होते हैं बिटवीन G1 एंड S फेज, जिसे हम G1/S चेक पॉइंट कहते हैं। मीन्स जो कि G1 फेज और S फेज के बीच में प्रेजेंट होता है। और दूसरा चेक पॉइंट है बिटवीन G2 और M फेज, जिसे G2/M चेक पॉइंट कहते हैं। तो ये जो चेक पॉइंट्स हैं प्रोसेस को कंटिन्यू करना है नहीं करना है, सिंथेटिक पेस होना है नहीं होना है, ये इसीलिए जो है क्योंकि मैंने आपको बताया पहला है G1 और S के बीच में, S और G2 के बीच में नहीं है, क्योंकि एक बार सेल यदि S फेज के अंदर एंटर कर गई तो फिर माइटोटिक डिवीज़न होगा ही होगा। तो इसीलिए जो चेक पॉइंट्स हैं वो वहाँ पर यहाँ पर डिसाइड होता है, और उसके बाद यदि वो कंटिन्यू है तो उसको किस तरह से रेगुलेट करना है वो प्रोसेस जो है यहाँ पर डिसाइड होती है। तो यहाँ पर जो इस प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए जो होते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस होते हैं, जो कि फॉस्फोराइलेशन ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स को जो है वो रेगुलेट करते हैं, और इस प्रोसेस से जो है पूरा जो सेल साइकिल है उसका रेगुलेशन होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, और मेरे वीडियोज़ यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।